हे एवरीवन, सो गाइस कैसे हैं आप सभी। ऐसा है आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और जोर शोर से आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। सो गाइस हमने सुश्रुत 3.0 बैच में सिलेबस एनालिसिस की सीरीज में लास्ट लेक्चर में डिटेल में संहिता अध्ययन के सब्जेक्ट के सिलेबस का एनालिसिस किया था। नाउ आज के इस लेक्चर में हम एक और नया सब्जेक्ट जो कि है संस्कृत। आज हम संस्कृत का डिटेल सिलेबस का एनालिसिस करेंगे अकॉर्डिंग टू NCI-SM। ठीक है, आज हम देखेंगे कि संस्कृत के आपको टोटल कितने पेपर देना है, इनका क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न देने वाला है और संस्कृत का फाइनल रिजल्ट कैसे बनेगा, यानी कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो इस तरह से आज की वीडियो कंप्लीटली किस पर बेस्ड है, संस्कृत के डिटेल सिलेबस एनालिसिस पर। ठीक है, तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग यूट्यूब पर लेक्चर देख रहे हैं उनको मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं कि अगर आपको आयुर्वेदा विंग्स का रेगुलर BMS फर्स्ट ईयर का कोर्स ज्वाइन करना है तो आपको आयुर्वेदा विंग्स एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो होम पेज पर आपको BMS फर्स्ट प्रो इस नेम से टाइल मिलेगा। आप जैसे ही उस टाइल पर क्लिक करेंगे तो आपको सुश्रुत 3.0 ये कोर्स आपको मिलेगा, है ना। ये कोर्स स्पेसिफिक फॉर बैच 2025-26 स्टूडेंट्स के लिए है, यानी कि जिन्होंने अभी रिसेंट में BMS फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है। ठीक है, इसकी क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है 1 नवंबर से, है ना। मैंने वहाँ पे संस्कृत के 2 चैप्टर और संहिता अध्ययन के भी लगभग 3 चैप्टर मैंने पढ़ा दिए हैं। ठीक है, तो अगर आप में से किसी ने एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है तो एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, कोर्स को चेक कीजिए। इस कोर्स में आपको BMS फर्स्ट ईयर के जितने भी सब्जेक्ट है, चाहे आयुर्वेद के हो चाहे वो मॉडर्न के हो, तो सारे सब्जेक्ट के यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, है ना। लेक्चर का आपको डिजिटल नोट्स मिलेगा, है ना। मेरा आपको यहाँ पे 24/7 सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, यानी कि आप सभी के पास मेरा कॉन्टैक्ट नंबर रहेगा, है ना। तो आपको पढ़ते वक्त या किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मेरे को बेहिचक कॉल कर सकते हो। अगर मैं फ्री रहूंगा तो आपका कॉल जरूर अटेंड करूंगा। ठीक है, और यहाँ पे डाउट के लिए बीच बीच में लाइव सेशन भी होते रहेंगे, है ना। अभी मैंने आप सभी के स्वागत के लिए वेलकम ऑफर लगाया हुआ है, जिसके लिए कूपन कोड है वेलकम 25। ठीक है, तो इस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद कोर्स का जो एक्चुअल प्राइस है, यानी कि अभी कितना है 4499, तो इस कूपन कोड को अप्लाई करने के बाद ये जो प्राइस है इस प्राइस में से 50% ड्रॉप हो जाएगा, यानी कि लगभग 2200 में आप अभी इनरोल कर सकते हैं, है ना। लिमिटेड टाइम के लिए ये कूपन कोड वैलिड है, तो अगर आप में से किसी ने चेक नहीं किया है तो फटाफट चेक कीजिए। ठीक है, चलिए नाउ टाइम को ज़्यादा वेस्ट न करते हुए आज का हमारा जो टॉपिक है हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं संस्कृत के सबसे पहले हम इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, तो संस्कृत के 2 पेपर होंगे, क्योंकि संस्कृत का वास्ट सिलेबस है ना। तो इसका जितना भी सिलेबस है इसको 2 पेपर में डिवाइड कर दिया है, पेपर 1 और पेपर 2। ठीक है, अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 की मार्किंग कितने में से होगी 100 में से, और पेपर 2 की मार्किंग कितने में से होगी 100 में से। ठीक है, इस तरह से पेपर 1 100 मार्क्स, पेपर 2 100 मार्क्स, तो संस्कृत का टोटल थ्योरी कंपोनेंट मार्क्स कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। आपको संस्कृत के थ्योरेटिकल पेपर में पास होने के लिए मिनिमम कितना चाहिए 50% चाहिए, यानी कि 100 मार्क्स चाहिए, तो आप संस्कृत के थ्योरेटिकल पेपर में क्या हो जाएंगे पास हो जाएंगे। ठीक है, वही अगर हम प्रैक्टिकल कंपोनेंट मार्क्स की बात करते हैं तो चूंकि यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल फाइल तो है नहीं, तो इसका कोई मार्क्स नहीं रहेगा, है ना। संस्कृत का वाइवा होगा जिसकी मार्किंग 75 में से होगी। ठीक है, आगे इलेक्टिव का यहाँ पे 10 मार्क्स मिलेगा, है ना। जैसे कि आप सभी को बताया BMS फर्स्ट ईयर के जितने भी मेन सब्जेक्ट है ना, तो इसके अलावा आपको 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट भी पढ़ना है। ठीक है, इसकी ऑनलाइन क्लासेस होगी, है ना। ऑनलाइन आपको टेस्ट देना है, तो यहाँ पर 3 सब्जेक्ट है ना, 3 आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या करना है चूज करना है BMS फर्स्ट ईयर में, है ना। तो इसमें से एक इलेक्टिव सब्जेक्ट जो है, तो इसका जो टेस्ट होगा उसकी मार्किंग कितने में से होगी 10 में से होगी, है ना। और वह किस में ऐड होगा, ये वाला जो मार्किंग है वो किस में ऐड होगा संस्कृत के प्रैक्टिकल सेक्शन में ऐड होगा, है ना। कहने का मतलब ये है कि 3 आपको इलेक्टिव सब्जेक्ट पढ़ना है ना। इनके ऑनलाइन क्या होंगे टेस्ट होंगे, तो हर एक सब्जेक्ट की मार्किंग कितने में से होगी 10 में से होगी। ठीक है, तो ये जो 3 सब्जेक्ट है इसमें से एक सब्जेक्ट की जो मार्किंग है वो संस्कृत के प्रैक्टिकल सेक्शन में ऐड होगा, जो कि यहाँ पर दिया गया है 10। ठीक है, इसके अलावा इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कितने में से 15, यानी कि आपके संस्कृत के जितने भी इंटरनल एग्जाम होंगे कितने होंगे 9 PA होंगे, है ना। और 2 यहाँ पे क्या होंगे
टर्म टेस्ट होंगे, ठीक है। तो जितने भी आप इंटरनल यानी कि कॉलेज लेवल पर एग्जाम देंगे संस्कृत के, तो उन सबकी एवरेज मार्किंग निकल जाएगी कितने में से, 15 में से, ठीक है। और ये किस में ऐड होगा, संस्कृत के प्रैक्टिकल सेक्शन में ऐड होगा, ठीक है। यानी कि कॉलेज लेवल पर जितने भी एग्जाम होते हैं तो उसकी मार्किंग फाइनल जब रिजल्ट बनता है तो कहाँ पर ऐड होता है, वो संस्कृत के मतलब किसी भी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल सेक्शन में, ठीक है। वैसे ही संस्कृत के जितने भी आप 9 पीए और 2 टर्म टेस्ट दोगे तो इन सबकी एवरेज मार्किंग निकल जाएगी 15 में से, और वह 15 में से आप फिर जितने मार्क्स गेन करोगे वो किस में ऐड होगा, प्रैक्टिकल सेक्शन में ऐड होगा, ठीक है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल सेक्शन का टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, है ना। तो प्रैक्टिकल कंपोनेंट मार्क्स 100 और थ्योरेटिकल मार्क्स 200। तो इस तरह से जब संस्कृत का फाइनल रिजल्ट बनेगा तो उसकी मार्किंग कितने में से होगी, 300 में से होगी। पास होने के लिए आपको थ्योरी में भी मिनिमम 50% चाहिए और प्रैक्टिकल में भी मिनिमम 50% चाहिए, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अब हम देख लेते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 का क्या सिलेबस है, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ चैप्टर के नाम बताऊंगा, चैप्टर के सब टॉपिक यहाँ पे आपको मैं नहीं बताऊंगा, है ना। जब मैं आपको चैप्टर पढ़ाता हूँ तो वहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है और कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लेकिन अभी मैं यहाँ पे चूंकि सिलेबस आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सिलेबस में आप क्या करूँगा, आपको चैप्टर के नाम बताऊंगा, है ना। तो अगर हम पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 जो है ये कम्प्लीटली किस पर बेस्ड है, इट इज कम्प्लीटली बेस्ड ऑन संस्कृत व्याकरण, है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं पहला चैप्टर है संस्कृत वर्ण परिचय, है ना। इसका वेटेज कितना है, 5 मार्क्स का वेटेज है और ये टर्म 1 का टॉपिक है, ठीक है। दूसरा चैप्टर है संज्ञा प्रकरण, इसका वेटेज कितना है, 5 मार्क्स का है और इसमें से जो 2.1 ये वाला जो सेक्शन है ये यानी कि इसमें संयोग संज्ञा, समिता संज्ञा, है ना, ऋस्व दीर्घ प्लुत संज्ञा, अनुनासिक संज्ञा, पदम संज्ञा, धातु संज्ञा, उपसर्ग, गुण, वृद्धि, है ना। तो ये सब टर्म 1 के सिलेबस है और 2.2 वाला जो है टर्म 2 का सिलेबस है, ठीक है। फिर उसके बाद तीसरा चैप्टर है उपसर्ग, है ना। तो ये टर्म 2 का सिलेबस है और इसकी वेटेज कितनी है, 5 मार्क्स की वेटेज है। और आपको बता दूं कि संस्कृत वर्ण परिचय और संज्ञा ये तो चैप्टर है, यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पूछेगा, ये आपको नीचे पता चलेगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना। अव्यय की बात करते हैं, है ना। तो अव्यय जो है इसकी वेटेज कितनी है, 5 मार्क्स की वेटेज है, ठीक है। पांचवा चैप्टर है कारक प्रकरण, है ना। तो कारक प्रकरण इंपॉर्टेंट चैप्टर ये, है ना। पूरे अकेले कारक वाला जो चैप्टर है इसकी वेटेज कितनी है, 15 मार्क्स की वेटेज है, ठीक है। यहाँ पर ये जो ए वाला दिखाई दे रहा है ये टर्म 1 का टॉपिक है ना, बी वाला दिखाई दे रहा है ये टर्म 2 का है, और बाकी सी और डी ये जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, वैसे तो यहाँ पर इन्होंने टर्म 3 लिख दिया है लेकिन टर्म 3 जैसी कोई चीज होती नहीं है ना। टर्म 1 दोगे आप, टर्म 2 दोगे, उसके बाद फाइनल एग्जाम आपका आ जाएगा और फाइनल एग्जाम में पूरा सिलेबस पूछता है ना। टर्म 1 का भी आएगा, टर्म 2 का भी आएगा, यानी कि एक प्रकार से जब आपकी फाइनल एग्जाम होगी तो फाइनल एग्जाम में होल सिलेबस पूछता है ना। ऐसा मत समझना कि यहाँ पर जो टर्म 3 दे दिया है तो इतना ही इतना फाइनल एग्जाम में आएगा, नहीं। फाइनल एग्जाम जो होती है उसमें पूरा होल सिलेबस पूछता है, ठीक है। चलिए फिर अगला चैप्टर है संधि, है ना। संधि ये टर्म 2 का टॉपिक है ना, और 15 मार्क्स इसकी वेटेज है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला चैप्टर है समास, है ना। समास ये भी टर्म 2 का टॉपिक है और इसकी वेटेज कितनी है, 15 मार्क्स की वेटेज है, ठीक है। फिर उसके बाद है शब्द रूपाणी, है ना। ये टर्म 1 का टॉपिक है, 10 मार्क्स इसकी वेटेज है, ठीक है। उसके बाद धातु रूपाणी, है ना। उसके बाद धातु रूपाणी, है ना, ये भी टर्म 1 का टॉपिक है, इसकी वेटेज कितनी है, 10 मार्क्स की वेटेज है, ठीक है। उसके बाद प्रत्यय ये टर्म 2 का टॉपिक है, इसकी वेटेज कितनी है, 10 मार्क्स की। और उसके बाद विशेषण विशेष्य ये टर्म 2 का टॉपिक है, इसकी वेटेज कितनी है, 5 मार्क्स की, ठीक है। तो इस तरह से संस्कृत का जो पेपर 1 है इसमें आपको टोटल 11 चैप्टर पढ़ना है, ठीक। चलिए उसके बाद हम संस्कृत के पेपर 2 के सिलेबस की बात करते हैं, है ना। तो संस्कृत के पेपर 2 के सिलेबस में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ पर कई सारी टर्मिनोलॉजीज दी गई है ना, आयुर्वेदिक टर्मिनोलॉजी है। तो इन सब की निरुक्ति और पर्याय आपको यहाँ पे पढ़ना है ना। और इसकी वेटेज कितनी है, 15 मार्क्स की वेटेज है। ए वाला सेक्शन टर्म 1 में पूछा जाएगा, बी वाला सेक्शन टर्म 2 में, और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि टर्म 3 जैसे कोई चीज नहीं होती है। उसके बाद टर्म 2 के बाद तो आपका फाइनल एग्जाम आ जाता है और फाइनल एग्जाम में पूरा होल सिलेबस पूछता है, ठीक है। चलिए उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हाँ इतना आप समझ सकते हो कि ये जो टर्म 3 का यहाँ पर सिलेबस दिया है
तो ये लास्ट वाले जो 3 पीए होंगे तो उन पीए में यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक, इसका आप समझ सकते हो बस, है ना। चलिए फिर आगे बात करते हैं परिभाषा बतानी। तो यहाँ पर कई सारी टर्मिनोलॉजी दी हुई है, तो इनकी आपको परिभाषा बताना है ना। इसकी वेटेज कितनी है, 20 मार्क्स की वेटेज है। ठीक है, जिसमें से ये जो ए वाला सेक्शन दिखाई दे रहा है ये फर्स्ट टर्म में आएगा, बी वाला सेकंड टर्म में, और सी वाला जो है ये थर्ड टर्म, यानी कि ऐसा समझ लो कि लास्ट के जो 3 पी होंगे तो वहां पर ये जो सी वाला सेक्शन है यहाँ से पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद अन्वय लेखन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, इसकी वेटेज 30 मार्क्स की है। ठीक है, चलिए उसके बाद है ना, उसके बाद पंचतंत्र है ना, पंचतंत्र की वेटेज कितनी है, 15 मार्क्स की है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो पंचतंत्र है ना, निरुक्ति एवं पर्याय पदानी, अन्वय और परिभाषा पदानी, है ना, तो ये जो 5 टॉपिक है ना, तो 5 टॉपिक जो है ये 80 मार्क्स का रहेगा, है ना। और संस्कृत का पेपर 2 जो है, यहाँ पर आपको आयुर्वेद का इतिहास पढ़ना है ना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आयुर्वेद के इतिहास का सिलेबस आपको दिखाई दे रहा है ना। तो आयुर्वेद का सिलेबस, आयुर्वेद के इतिहास जो है ना, तो ये पेपर 2 में पूछा जाएगा। और ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पूछेगा, है ना। यानी कि पेपर 2 के जो 20 एमसीक्यू होंगे तो वो 20 एमसीक्यू कहाँ से पूछे जाएंगे, आयुर्वेद इतिहास से। देख सकते हैं आप मैक्सिमम मार्क्स कितना है आयुर्वेद इतिहास का, 20 मार्क्स है। और इसका यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए, है ना। ठीक, चलिए, है ना। आप देखो, आप थोड़ा आप नीचे आएंगे ना, आप थोड़ा आप नीचे आएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पर आपको किसी चैप्टर के जितने भी सब टॉपिक है उसकी भी आपको इंपॉर्टेंस पता चलेगी, है ना। जैसे कि आप देखिए यहाँ पे, है ना, जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, जैसे कि मान लो ये उपसर्ग चैप्टर है ना, तो यहाँ पे सब टॉपिक क्या है, आइडेंटिफाई करना है आपको उपसर्ग, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द वर्ड विथ उपसर्ग एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंस इन मीनिंग अकॉर्डिंग टू उपसर्ग। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक क्या है, मस्ट नो वाले एम के, इसका मतलब ये तीनों टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो जिस भी टॉपिक के आगे इस तरह से देखो, चैप्टर का नाम रहेगा, चैप्टर के सब टॉपिक रहेंगे, और सब टॉपिक के आगे या तो एम के लिखा रहेगा, या तो एन के लिखा रहेगा, या तो डी के, है ना। एम के मतलब मस्ट नो, एन के मतलब नाइस टू नो, और डी के मतलब डिजायरेबल टू नो, है ना। तो एम के वाले टॉपिक मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। यानी कि जैसे कि मान लो मैंने आपको, अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें, है ना, तो 20 एमसीक्यू रहते हैं, है ना। 8 यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहते हैं, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5 नंबर का, 40 मार्क्स का ये हो गया। और 4 यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहते हैं, एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का, तो 40 ये हो गया, है ना। तो कोई भी चैप्टर है उसके जितने भी सब टॉपिक है उसके आगे मान लो एम के लिखा हुआ है, इसका मतलब वो टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कि 20 एमसीक्यू जो है, तो इसमें से 18 एमसीक्यू कहाँ से पूछे जाएंगे, एम के वाले टॉपिक से पूछे जाएंगे। अगर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की बात करें तो 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन टोटल आएंगे, है ना। तो 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में से 7 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे, एम के वाले टॉपिक से पूछे जाएंगे, और सारे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन एम के वाले टॉपिक से पूछे जाएंगे, है ना। उसके बाद नाइस टू नो, और उसके बाद डिजायरेबल टू नो, है ना। तो इस तरह से आपको चैप्टर की इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी, उसमें जितने भी टॉपिक है उन सब की। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है, इस तरह से आप नीचे आएंगे ना, जिस भी आप चैप्टर को पढ़ो तो आप नीचे स्क्रॉल करना, तो आपको पता चल जाएगा उस चैप्टर में आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है और कौन से टॉपिक की कितनी इंपॉर्टेंस है। जिस टॉपिक के आगे एम के यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एन के, फिर उसके बाद डी के। ठीक है, इस तरह से क्या करना है, एम के वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर एन के वाला, और फिर डी के वाला। ठीक है, चलिए फिर एग्जाम पैटर्न तो मैंने आपको बता ही दिया है ना, 20 एमसीक्यू रहेंगे, है ना। एग्जाम पैटर्न तो मैंने आपको बता ही दिया है, 20 एमसीक्यू रहेंगे, है ना, 20 एमसीक्यू रहेंगे। ठीक है, 8 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन रहेगा, एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन 5 नंबर का, इस तरह से 40 नंबर हो जाएगा। और 4 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन रहेंगे, है ना, एक लॉन्ग आंसर क्वेश्चन 10 मार्क्स का, इस तरह से 40, है ना। तो 40 लॉन्ग आंसर क्वेश्चन का, 40 शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का, 20 एमसीक्यू, इस तरह से पेपर की मार्किंग 100 में से हो जाएगी। ठीक है, चलिए आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको चैप्टर वाइज जितने भी टॉपिक है उनकी इंपॉर्टेंस भी पता चलेगी, है ना। और आप थोड़ा और नीचे आएंगे ना तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस चैप्टर से सिर्फ एमसीक्यू पूछेगा, और किस चैप्टर से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, या किस चैप्टर से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। आप थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको वो टेबल भी मिल जाएगी, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। जैसे कि थोड़ा मैं आपको नीचे स्क्रॉल करके बताता हूँ,
देखो ये है ना, हाँ देखिए, तो यहाँ पर आप थोड़ा नीचे आएंगे ना, तो आपको यहाँ पे जैसे कि संस्कृत वर्ण परिचय है, तो यहाँ पर बोल दिया कि सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यू आएगा 5 नंबर का। यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, वही संज्ञा है। तो इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ 5 एमसीक्यू पूछेंगे, यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन नहीं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं। उसके बाद उपसर्ग की बात करते हैं, तो यहाँ पर ना तो है ना, उपसर्ग की अगर हम बात करते हैं है ना, तो यहाँ पर एमसीक्यू नहीं आएगा इस चैप्टर से, है ना। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा एक 5 नंबर का, और यहाँ पे लॉन्ग आंसर क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। वही अव्यय की बात करते हैं, है ना, तो इसकी टोटल वेटेज कितनी है, 5 नंबर की। यहाँ से एमसीक्यू नहीं पूछेगा, एक यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछेगा। वही अगर हम कारक की बात करते हैं, तो 15 मार्क्स इसकी वेटेज है, 5 यहाँ से एमसीक्यू आएंगे, एक यहाँ से शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा और एक यहाँ से लॉन्ग आंसर क्वेश्चन आएगा। इस तरह से आपको यहाँ पे ब्लू प्रिंट भी मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आई होप आपको आज का जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा और आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे आपको सिलेबस को देखना है, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में, तब तक के लिए ओके बाय, सी यू अगेन।